नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा की दूसरी लिस्ट की, जिसमें 21 नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट में भी कई ट्विस्ट हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के सियासी दंगल में सभी पार्टियां दमखम दिखाने को तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर दांव पेच आजमाया जा रहा है और प्रत्याशियों की टिकट का ऐलान हो रहा है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। वहीं मंत्री बनवारी लाल और सीमा त्रिखा की टिकट ही काट दी गई है। इसके अलावा इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं की टिकट काट दी गई है। बीजेपी ने काटी टिकट, बावल से बनवारी लाल की टिकट काटी गई, बड़खल से सीमा त्रिखा की टिकट काटी, राय से मोहनलाल बड़ौली की टिकट काटी, पिहोवा से संदीप सिंह की टिकट काटी, पटौदी से सत्य प्रकाश जरावता की टिकट काटी। 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में कई नेताओं की टिकट भी बदली गई है। जहां पिछली बार शाहबाद से जीते कृष्ण कुमार बेदी को नरवाना भेज दिया गया, तो वहीं कुंवर संजय सिंह को सोमना की जगह नूंह से टिकट दी गई, जबकि पवन सैनी को लाडवा की जगह नारायणगढ़ से टिकट दी गई, क्योंकि इस बार लाडवा सीट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रत्याशी हैं। 90 में से सिर्फ 3 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये 3 सीट हैं महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, NIT, सिरसा। अब देखना है कि बीजेपी ने प्रत्याशियों की सीट में जो बदलाव किए हैं, क्या उसके सहारे चुनावी कामयाबी मिलेगी या फिर बाकी बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे और खेल बिगाड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो बिल्कुल बीजेपी की इस लिस्ट में कई ट्विस्ट हैं। पहली बात तो ये कि कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया है, दूसरी कुछ लोगों की जगह बदल दी गई है, और तीसरा ये कि 3 सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो हमारे इस शो में दंगल में आज 3 बड़े सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। सस्पेंस बरकरार, बीजेपी 3 सीटों पर कब करेगी ऐलान? प्रत्याशियों के टिकट में तब्दीली से क्या मिलेगी कामयाबी? और बागियों से चुनौती और भीतर घात का क्या डर सता रहा है भाजपा को? ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो सूची भाजपा ने अपनी दूसरी जारी की है वो सिलसिलेवार क्या है। नारायणगढ़ से पवन सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से पहले मुख्यमंत्री खुद थे, लेकिन वो लाडवा शिफ्ट हो गए हैं। पुंडरी से सतपाल जांबा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, और देवेंद्र कौशिक MP रमेश कौशिक के भाई हैं। राय से कृष्णा गहलोत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, रोहतक से मनीष ग्रोवर को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। रोहतक से मनीष ग्रोवर, जैसा कि मैंने बताया। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, शाहबाद से ये पहले उम्मीदवार थे, पहले चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन अब इन्हें नरवाना भेज दिया है। ऐलनाबाद से अमीर चंद, असंध से योगेंद्र राणा, कि बीजेपी के प्रत्याशी गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, रमेश कौशिक के भाई। राय से कृष्णा गहलोत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, रोहतक से मनीष ग्रोवर, फिर से उम्मीदवार रोहतक से। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, विनेश फोगाट यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं जुलाना से। डबवाली से सरदार बलदेव सिंह, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, पहले शाहबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐलनाबाद से अमीर चंद मेहता, असंध से योगेंद्र राणा,
नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पटौदी से बिमला चौधरी जो सिटिंग विधायक थे सत्यप्रकाश जरावता, उनका टिकट कट गया है। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, पिहोवा से जय भगवान शर्मा जो मौजूदा विधायक थे, जिनको माफ कीजिएगा, जो मौजूदा टिकट जिसको दी गई थी उन्होंने आज वापस कर दी थी। फिरोजपुर झिरका नसीम अहमद, बड़कल से सीमा त्रिखा की टिकट भी कट गई है और संजय सिंह की सीट भी बदली जा चुकी है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अनिल आर्य हैं वरिष्ठ पत्रकार, रामराज जी शर्मा हैं बीजेपी से और कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अनिल आर्य, बीजेपी की तीसरी लिस्ट से पर्दा उठ गया है, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब इन 3 सीटों पर सस्पेंस बरकरार क्यों रखा गया है? आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा फिर से चाह रहे थे अपनी बेटी के लिए या फिर खुद के लिए। सिरसा, जहां से गोपाल कांडा के साथ बात हो रही थी कि हलोपा से गठबंधन होगा, लेकिन रानिया से गोविंद कांडा को टिकट नहीं दिया गया है, तो वहां पर बात अटकी हुई है। ये राजनीतिक गलियारों में सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, तो इसलिए सिरसा की सीट पर भी अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है और फरीदाबाद एनआईटी। अनिल आर्य, क्या कहना है इस लिस्ट को लेकर? कितने ट्विस्ट हैं? भाजपा ने इतने ट्विस्ट पैदा कर दिए हैं हाँ, कि गिनना मुश्किल हो रहा है। हाँ, जिस ढंग से टिकटें दी गई है और जिस ढंग से टिकटें काटी गई है, हाँ, मुझे लगता है कि पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि कहाँ क्या करना चाहिए। जी, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस की लिस्ट आ जाती है तो मुझे लगता है कि भाजपा को और आसानी होती कि कहाँ किसको टिकट दी जाए। और जो टिकटें आज बांटी वो गई हैं, आसानी तो अब नहीं होगी क्योंकि टिकटें तो अनाउंस हो गई। अनिल आर्य, जो आपने कहा कि इंतजार में ही रह गए और वही कहा ना कि हाँ, जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लिस्ट आ जाती तो उनको आसान होता, लेकिन अब जो टिकटें दी गई हैं और जिस ढंग से टिकटें काटी गई हैं या जो जी, 3 टिकटें रोकी गई हैं, आप देखिए रामविलास शर्मा, जी, वो रामविलास शर्मा के जो भाजपा के सबसे सीनियर नेता हैं हाँ, और जिनकी अध्यक्षता में हाँ, 2014 में सरकार बनी, जी, उनकी टिकट पर अब तक फैसला नहीं हो पाया 10 तारीख। हाँ, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी टिकट देने में हिचकिचा रही है? फरीदाबाद का जो मामला है उसमें कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को टिकट मांग रहे हैं, इससे टिकट अटक गई है। पार्टी में क्यों दबाव है, कैसे दबाव है, ये बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अहिरवाल में निश्चित तौर पे राव इंद्रजीत की चली है, बिमला चौधरी उनकी पसंद के कैंडिडेट हैं। आपका ओम प्रकाश तीसरी बार कैंडिडेट बनाया है, उन्हीं की पसंद के कैंडिडेट। लेकिन ये चीज बाकी जगह नहीं चली, न कृष्णपाल गुर्जर की चली न किसी और की चली। और सिरसा में जो टिकट रोकी गई है गोपाल कांडा, मुझे लगता है कि पार्टी को गोपाल कांडा चाहिए, लेकिन पार्टी को गोपाल कांडा अपने बैनर पर चाहिए और गोपाल कांडा किसी भी कीमत पे पार्टी के बैनर पर नहीं आना चाहते। लेकिन गोविंद कांडा को भी टिकट नहीं दी गई है ना रानिया से। एक वो भी बात है, रानिया से गोविंद कांडा टिकट मांग रहे थे या अपने बेटे के लिए भी मांग रहे थे, तो वहां पर चीजें अटक गई हैं। बिल्कुल अटक गई जी, उपचुनाव में उनको टिकट दी गई थी। और आप देखिए कि जो टिकटें अब आप बात कर देखिए, नूह से जाकिर हुसैन की टिकट काटना और वहां संजय सिंह को भेजना, या फिरोजपुर झिरका से नसीम की बजाय वहां आजाद मोहम्मद और अच्छे कैंडिडेट थे, उनको आप देख लीजिए। ऐसी पलवल की टिकट आप देखिए जो पिछली बार दी गई थी, दीपक मंगला वहां सॉलिड कैंडिडेट थे, उनकी जगह जो नए कैंडिडेट हैं वो करण सिंह दलाल के मुकाबले में कमजोर कैंडिडेट हैं। संजय सिंह की सीट भी बदल दी गई है। जी, संजय सिंह की सीट भी बदल दी गई है। कृष्ण बेदी को नरवाना। एक ये देखिए, जो सामाजिक ताना बाना है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात थी, उस सोशल इंजीनियरिंग में भी कांग्रेस मच बेटर है देन टू बीजेपी। इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि वैश्य समुदाय की टिकटें बड़ी संख्या में काटी गई। तो मुझे लगता है कि जो कोर वोट बैंक था भाजपा का, उसकी टिकटें काट के भाजपा ने जो गेम प्लान किया है, वो गेम प्लान भाजपा को महंगा पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा का जो वैश्य समुदाय है, अगर टिकटें वहां ठीक हुई, कैंडिडेट ठीक हुए, तो वहां जा सकता है। रामराज जी, आपका यहाँ पर कमेंट करना बेहद जरूरी हो जाता है। कई मंत्रियों की टिकट काट दी गई है और कुछ लोगों की जगह बदल दी गई है, इस सब पर क्या कहेंगे? और 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रामराज जी सुन पा रहे हैं? रामराज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रामराज जी, क्या कहना है? देखो, ऐसा है, बहुत बढ़िया टिकटों का वितरण हुआ है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और भाजपा राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। तो इसलिए 36 बिरादरी को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया गया है। और जहां तक मैं मानता हूं, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट है। अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचे थे। रामराज जी, ये सवाल का जवाब नहीं, जिस तरह से अनिल आर्या ने भी कुछ बातों पर टिप्पणी की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीधे सवाल का थोड़ा सा सीधा जवाब। अगर सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, तो ये इतने जो टिकट काटे गए या फिर अभी भी 3 सीटों पर ऐलान नहीं किया गया है, इस सब पर आपका क्या कहना है? देखो, एक तो मैंने बता दिया, मैं भाजपा राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। भाजपा सभी वर्गों का ध्यान रखती है, भाई कोई वर्ग वंचित ना रह जाए। और रही बात, भाई टिकट वितरण जो करता है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। और जो टिकट मान ले टिकट से रह गए हैं, उनको संगठन में और बहुत ऐसी पोस्टें हैं, उनको एमएलए से बड़ा बड़ा पद भाजपा दे सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि भाजपा में यह संभव है, किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये हमारी पार्टी में संभव है। वहां तो क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। यहाँ पर भी बाहरियों पर दाव लगाया गया है रामराज जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी बेटे बेटियों को टिकट दी गई है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। देखो, कुछ अब तक ये होता है, वह पार्टी रणनीति होती है, रणनीति का कुछ हिस्सा हो सकता है। कई बार ऐसे निर्णय भी पार्टी ने अपने रणनीति लेनी पड़ती है, वो रणनीति का ऐसा हो सकता है। यानी जब खुद पर बात आती है तब रणनीति का हवाला दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार जी वेद प्रकाश विद्रोही को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। वेद प्रकाश जी, भाजपा ने तो अपनी सूची जारी कर दी, आपसे गठबंधन भी फेल हो चुका है, कांग्रेस की लिस्ट में इतनी देरी क्यों? देखिए, हम अपनी रणनीति के तहत अपनी टिकटें डिक्लेयर कर रहे हैं। हमने सभी 90 उम्मीदवार तय कर चुके हैं, 41 हम घोषित कर चुके हैं और हम चरणबद्ध ढंग से घोषित करेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है। और हम जो हमारे कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट, जिनको टिकट हमने नहीं दे पाए और दूसरे को दी है, तो जिनको नहीं दी उनको भी बुला रहे हैं पहले, और उनसे 1-to-1 टॉक कर कर उनको बताया जा रहा है कि भाई किस कारण हम नहीं दे पाए, ताकि हमारी पार्टी में कम से कम विद्रोह हो, कम से कम बगावत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बगावत नहीं होगी, पर हम जो अपनी रणनीति जिस तरह की हम अपना रहे हैं, उससे हमारे यहाँ कम से कम बगावत होगी। गठबंधन की जहां तक बात है, हम गठबंधन करने को तैयार थे। हमने एक निश्चित मात्रा में उनको बता दी थी कितनी सीटें आपको देंगे, पर वो सीटें कितनी हम देंगे इसके लिए तो तैयार हो गए थे, पर वो ऐसी सीटें चाहते थे जो हमारी जीती हुई सीटें, जो हम देने की स्थिति में नहीं थे। अब भी बात चल रही है, देखो क्या होता है, उस संदर्भ में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैंने रामराज जी की बात सुनी, मैंने रामराज जी की बात सुनी, बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी बता रहे थे। देखिए, मैं इनकी पार्टी में कैसे टिकट बढ़ती है इस पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं, पर मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते और एक विपक्षी नेता के नाते कहना चाहता हूं
कि इनकी 87 टिकटों का अगर आप अवलोकन करें तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। 48 से 50 इनके ऐसे उम्मीदवार हैं जो दल बदलू 2014 से लेकर 2024 के बीच में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। और ये चाहे तो मैं एक एक व्यक्ति का बायोडाटा बता सकता हूं कि किस उम्मीदवार ने किस समय भाजपा ज्वाइन की। ये बहुत बात कर रहे हैं पिछड़े और दलित की। जिस दलित नेता को बनवारी लाल डॉक्टर को ये दलित नेता के रूप में हरियाणा को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस बेचारे को टिकट भी नहीं दे पाए। और जबकि दो ही ऐसे मंत्री थे 2019 के अंदर जो चुनाव जीते थे, एक डॉक्टर बनवारी लाल जीते थे और एक अनिल विज जीते थे। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि गुटबाजी नहीं है। राव इंद्रजीत ने इन पर दबाव डालकर खुली धमकी अप्रत्यक्ष रूप से दी है। इनके टिकटें कटवाकर अपने समर्थकों को टिकट दिलवा दी। नरवीर सिंह ने किस तरह धमकी देकर टिकट ली है, ये मेरे भाई अनिल आर्य जी आपको ज्यादा बता देंगे। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस में भी सिटिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला ही चला है, वहां पर भी हुड्डा साहब ही हावी दिखाई दे रहे हैं। आपके पास आऊंगी अनिल आर्य के चर्चा में जोड़ती हूं। हमारा अधिकार है मैडम, जी ये सही है, अधिकार है कि हम सिटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाएं। बिल्कुल आपका अधिकार। क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ पर बड़ी बात आपने कही थी अभी बागियों की और चुनौती की। अनिल आर्य, हमारा आज का सवाल एक ये भी है, बागियों से चुनौती और भीतरघात का डर ये दोनों पार्टियों को है। टिकट में देरी इस वजह से भी हुई है, क्या इससे निपट पाएंगे भाजपा और कांग्रेस? दंगल में बात कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पार्टियां फेस कर रही हैं। अनिल आर्य, भीतरघात और बागियों से चुनौती, इससे कैसे निपटेंगी दोनों बड़ी पार्टियां? देखिए, बागियों से चुनौती और भीतरघात ये पहली बार नहीं होगा। जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत लोग की एक्सपेक्टेशन होती है कि टिकट उन्हें मिलेगी, लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद जब नामांकन हो चुके होंगे, जो फाइनल लिस्ट सामने आएगी कि कौन कौन कैंडिडेट्स रह गए हैं, तो दोनों पार्टीज के नेता इस बात की कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम भीतरघात हो, जितना कम से कम लोगों को जो रुष्ट है वो उनको उनके खिलाफ चुनाव लड़े, इस पर पार्टी कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि किसी हद तक दोनों पार्टी मैनेज करने में कामयाब भी हो सकती है। जो चुनाव मैदान में उतर गए, जिन्होंने टिकट चुनाव लड़ना है, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की कोशिश की जा सकती है और ये दोनों पार्टी करेंगी। मैं ये मान के चलता हूँ नजरों कि चाहे भाजपा ने टिकटें दी है या जो कांग्रेस की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे, टिकट उम्मीदवार के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि अच्छा, गुड़गांव के मुकेश शर्मा है, 2014 में इंडिपेंडेंट खड़े हुए, बाद में पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सब उठापटक चलती रहेगी, पर जितनी जल्दी और जिस बेटर ढंग से जो मैनेज कर पाएगा पार्टी की, उतना कम डैमेज होगा, वो फायदे में। अच्छा, एक जो बड़ा सवाल हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों की जो टिकट कट गई है, जो मंत्री हैं, सीमा त्रिखा की बात करें, हम बनवारी लाल की बात करें, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी टिकट कट गई है, जो मंत्री भी थे, और कुछ एक की सीट बदली गई है। इससे कितना फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, जो टिकटें काटी गई है वो पार्टी ये कह सकती है कि परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टिकटें बदली है। बड़कल पे सीमा त्रिखा, उससे बेटर जो चर्चा चल रही थी दिनेश अब्दक्का की, उनको टिकट दी गई है। जो बावल की बात है, वहाँ डॉक्टर बनवारी लाल पर दोनों पक्ष सहमत हो सकते थे, और 10 साल के बाद वहां के लोगों में उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का मैसेज था, वो इसलिए टिकट बदली गई है। जो सोहना की टिकट जो बदली गई है, तेजपाल तंवर को दी गई, उसका एक बहुत बड़ा विषय ये रहा कि संजय सिंह जो राजपूत कमेटी से आते हैं, राजपूत कमेटी में बहुत गलत मैसेज गया था कि आपने राजपूतों की टिकट काट दी गई। तो मुझे लगता है संजय सिंह को या राजपूतों को कंपनसेट करने के लिए वहाँ जाकिर हुसैन, तो मेवों के बड़े नेता हैं, उनकी टिकट काट के संजय सिंह को दी गई है, क्योंकि संजय सिंह उस क्षेत्र से आते भी हैं। और ये जो टिकटों का वितरण है या बदलने का या उसका, वो सिर्फ उसी ढंग से रखा गया है। और पार्टी ने शायद ये भी कहीं सोचा होगा कि 10 साल के शासन के बाद जहां जहां हम कैंडिडेट बदलकर जीत की कोशिश कर सकते हैं, वहां बदला जाए। सिर्फ ये वजह रही है, बाकी और कोई वजह इसमें दिखती हो मुझे नहीं लगता। एक दूसरी जो बात है वो ये है कि चाहे राव इंद्रजीत सिंह सबसे ज्यादा सक्सेस रहे अपनी चलाने में, बाकी लोग नहीं चला पाए, क्योंकि अहिरवाल की 10 से 11 सीट ऐसी हैं जहाँ राव इंद्रजीत का प्रभाव क्षेत्र है। वहां आप देखिए, जो 4 टिकट अहिरवाल की रोकी गई थी, नारनौल, महेंद्रगढ़, बावल और पटौदी,
वहां नारनौल में भी और पटौदी में भी इन 2 सीटों के लिए राव साहब पूरी तरह अड़े हुए थे कि मेरे लोगों को टिकट दीजिए। उनको टिकट दी गई है। महेंद्रगढ़ की जो टिकट है वहां मुझे लगता है राव साहब बहुत मुखर नहीं है, क्योंकि रामविलास के खिलाफ भी वो जाना नहीं चाहते और रामविलास जी की टिकट पार्टी काट के उनकी बेटी को शायद दे दे, ये संभावनाएं देखी जा रही है। और मैं जो फरीदाबाद की बात है, वहां कृष्णपाल गुर्जर भरसक कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दी जाए। मुझे लगता है इसलिए पेंडिंग है। एक बात जो भाजपा के प्रवक्ता और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, दोनों दल अगर ये कहें कि परिवारवाद की बात नहीं है, दोनों गलत बोलते हैं। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी या जातिवाद की जो बात करें, किरण चौधरी 9 जून को पार्टी में आई, उसको अपने राज्यसभा में भेज दिया, श्रुति चौधरी को टिकट दे दी। ये क्या परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद, जातिवाद और किस तरह से टिकट वितरण हुआ, ये तो दोनों की लिस्ट में सामने उभर कर आ रहा है। इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैंने परिवारवाद की कोई चर्चा नहीं की, मैंने कोई नहीं की। कृपया करके मुझे कोई इतना करें। जी वेद प्रकाश जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई परिवारवाद की चर्चा नहीं की, और ये भाजपा करती है, सवाल उनसे पूछिए। मैंने ये कहा है कि भाजपा ने दल बदलुओं को दी। मैंने ये कहा है कि भाजपा ने धमकी देकर टिकटें ली हैं। मैं तो कटु सत्य बोल रहा हूं। अहिरवाल में सबसे ज्यादा भाजपा को 2014 में भी समर्थन दिया था, 2019 में भी दिया था। कल ही राव इंद्रजीत ने फिर कहा है कि जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, परंतु मुझे बनने नहीं दिया गया। और पार्टी वेद प्रकाश जी, वो तो कुमारी शैलजा भी लगातार कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। दोनों कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी में क्या कह रहा हूं, नहीं कहते। ये जो पार्टी विद डिफरेंस हम पर जो गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। कांग्रेस में तो दलित मुख्यमंत्री पहले भी बने थे, पंजाब में बने, महाराष्ट्र में बने, आंध्रा में बने, बिहार में बने, राजस्थान में बने। भाजपा के जंक्शन से लेकर भाजपा तक मुझे एक मुख्यमंत्री बता दो। 72 साल में भाजपा ने दलित को बनाया, और हम तो कभी ये कहते ही नहीं कि बेटी महिला मुख्यमंत्री हरियाणा और जो 4-5 बार सांसद रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, उनके फादर। चलिए, मुझे लगता है कि दोनों रुक जाइए। रामराज जी और वेद प्रकाश जी अपनी अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं। ऐसे दूसरे पे चिटाकशी करने से चीजें बेटर नहीं होंगी। रामराज जी, ये बात सही है कि राव इंद्रजीत ने कल दोबारा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं हूं। राव नरवीर ने भी दबाव की राजनीति को अपनाया और ये खुले तौर पर इस बार देखा गया। उन्होंने खुले मंच से चुनौती दी। जिस तरह से अनिल आर्या ने भी जिक्र किया कि गुड़गांव वाली जो अहिरवाल बेल्ट है, उस बेल्ट में जो टिकट वितरण हुआ है उस पर राव इंद्रजीत की दबाव की राजनीति देखी गई है। ये सवाल मेरा आपसे है। उसके बाद वेद प्रकाश जी के पास चलेंगे कि जो शैलजा कर रही हैं, या फिर हुड्डा जी की जो दबाव की राजनीति देखी गई, जिस पर बाबरिया जी के आंसू भी निकल आए, उस पर उनसे जवाब लेंगे। लेकिन आप अपनी बात बताइए रामराज जी। देखो, इच्छा जाहिर करना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी की इच्छा होती है, मैं ये बनना चाह रहा हूं भाई। इच्छा की पूर्ति भगवान करता है, वो हाईकमान को देखना है। जिस तरह से मैं मेरे भाई से पूछना चाह रहा हूं मैं, और मैं आपको बता भी रहा हूं, हरियाणा बने लगभग 58 साल हो गया। हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा नायब सैनी ही होगा। क्या आप एससी-बीसी समाज से आपने सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया? क्या आप आगे एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे क्या? आदरणीय बहन जी कुमारी शैलजा जी, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, और 4-5 बार वो सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा भी रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, और सबसे वरिष्ठतम नेता है। रामराज जी, अपने सवाल का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं। आपने शैलजा को लेकर, आपने इंद्रजीत को लेकर कहा कि कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, तो ये इच्छा तो कोई भी जाहिर कर सकता है। या तो आप इंद्रजीत को भी लेकर जवाब दीजिए, क्या उनका ये खुले मंच से इस वक्त कहना, जबकि चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, क्या ये गलत मैसेजिंग नहीं है, जबकि भाजपा अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर चुकी है? दूसरा, राव इंद्रजीत और राव नरवीर की दबाव की राजनीति वो तो देखने को मिली। रामराज जी, ये
ऐसा नहीं है, दोनों हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वफादार सिपाही हैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी, उनका तो इंटरव्यू चल रहा है, उनका तो अखबारों में आ गई और सोनिया जी को इस्तीफा देने तक चली गई थी वो। तो मैं ये कह रहा हूं, जिनका जो जो जिस तरह से इनकी पार्टी में 20-20 हजार रुपए दे के पर्ची काटी गई थी, वो 20,000 ही वाले इन पार्टी का क्या हाल करेंगे वो समय बताएगा, आप देख लेना। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र से 100 से 150 कैंडिडेट, तेरी भी भाई आजा टिकट ले ले, जैसे मोटर रेल की टिकट बांट रहे हो, 20,000 जमा करा भाई, जमा करा, पर्ची कटा, पर्ची कटा। चलिए बेहतर, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं देना चाह रहे। आप देख लेना। ये जो बात कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, हाँ। क्या बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ है? क्या बीजेपी में आवेदन नहीं मांगे गए? एक बात। दूसरी बात, जो आप राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, राव नरवीर सिंह की बात कर रहे हैं, उन्होंने दबाव की राजनीति नहीं करी। राव नरवीर ने तो खुले मन से कहा था कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, भाजपा नहीं देगी तो कांग्रेस देगी। और राव इंद्रजीत की बात आप कर रहे हैं, अभी कल ही एक जनसभा में ये कहा जहां वो रेवाड़ी गए हुए थे कि हाँ मैं मुख्यमंत्री नहीं, दूसरा राव इंद्रजीत की बात कर रहे थे, हरियाणा इंसाफ पार्टी बीच में खड़ी कर दी। आप उठा के देखिए इलेक्शन कमीशन की, वो उनकी छोटी बेटी भारती सिंह उसके अध्यक्ष हैं, और ये चर्चाएं चलाई गई कि अगर पार्टी नहीं मानी, भाजपा नहीं मानी, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो हरियाणा इंसाफ पार्टी से खड़े होंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी दबाव की राजनीति। बिल्कुल, तो इससे नहीं हो रहे इनकी तरह। हमने 20,000 वाले तो नहीं हमारे पास में, 20,000 वाले क्या इलाज बांधेंगे, आप देख लेना। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के 4-5 सीटें हथियाई हैं, काट की अंडी इनकी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। चलिए बेहतर, वेद प्रकाश जी, बात भाजपा की हुई, खाते में 1 लाख आ रहे, 8,500 आ रहे, खटाखट फटाफट। रुक जाइए रामराज जी। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस में भी यही चल रहा है, एक गुट हावी दिख रहा है और कुमारी शैलजा खुलकर लगातार बोल रही हैं कि मैं सीएम रेस में हूं, मैं क्यों नहीं सीएम बन सकती, एक दलित क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सवाल मेरा भाजपा से भी वही था, आपसे भी वही है कि जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में इस तरह के बयानबाजी से क्या नुकसान नहीं, क्या आपसी गुटबाजी निकलकर बाहर नहीं आ रही? नहीं, हमें कोई नुकसान तो तब होगा ना, हम तो किसी को सीएम प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे, हम तो खुला छोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, जरूर बन सकती है, हमारे यहाँ तो खुला है। हम किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया हो हमने, तब तो आप हमें कह सकती है। हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कभी करके चुनाव लड़ते ही नहीं। एक आध अपवाद है जहां आपको मिल जाएंगे जहां हमने मुख्यमंत्री पूरे देश में प्रोजेक्ट किए होंगे, वरना हम कभी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करते। या कोई वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, उसकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से प्रोजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा मुझे उदाहरण बता दीजिए। और दूसरी बात, हम तो साफ कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हमारे विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हाईकमांड की सहमति से बन जाएगा। उसमें शैलजा जी भी बन सकती है, भूपेंद्र हुड्डा भी बन सकते हैं। कहने सुनने में ये बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अनिल आर्या, कांग्रेस में यही होता है मैडम। मैं आप बता देना कि हमने कहां घोषित किए हैं मुख्यमंत्री। गुटबाजी कांग्रेस की किसी से छिपी नहीं है। वेद प्रकाश जी, गुटबाजी छुपी नहीं है किसी से। आपने जो पूछा नहीं थी तो आपका जवाब दे रहा हूं। चलिए बेहतर, वेद प्रकाश जी, रामराज जी रुक जाइए। अनिल आर्य, बात दबाव की राजनीति की थी, बात एक गुट के हावी होने की थी। वो भाजपा में भी दिखा, वो कांग्रेस की लिस्ट में भी दिखा है, जितने 41 नाम आए हैं। क्या कहना है आपका क्विकली अनिल आर्य? निश्चित तौर पे दबाव की राजनीति दोनों पक्षों ने की है, भाजपा ने भी की है और कांग्रेस ने भी की है। हाँ। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, आप उठा के देखिए कांग्रेस का इतिहास। जब 92 में मजरलाल मुख्यमंत्री थे, तो ये 5 लोग थे जो जगह जगह उनके खिलाफ, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी बरिंदर सिंह थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, डॉक्टर राम प्रकाश थे और कर्नल राम सिंह, ये 5 बड़े चेहरे थे। और बरिंदर सिंह तो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। ये 5 बड़े चेहरे भजनलाल के खिलाफ जनसभाएं किया करते थे। तो पार्टी में गुटबाजी कोई नहीं है। और ये बात बीजेपी की है। फर्क इतना है खाली कि बीजेपी की गुटबाजी अलग ढंग की होती है और कांग्रेस की गुटबाजी अलग ढंग की होती है। इस वक्त जो कांग्रेस की गुटबाजी है, आप देखिए, अभी तक एसआर के गुट की बात थी कि वहां से बाहर आ गए तो बीच उड़ गए। जब किरण चौधरी वहां से बाहर आ गए, तो वो पार्टी की गुटबाजी हमेशा रही है और रहेगी। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री का है, जो वेद प्रकाश भदौरी जी कह रहे थे कि क्या दलित बिल्कुल बन सकते हैं, बनाना भी चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है। और कांग्रेस ने अभी तक सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, ये बात सच है। लेकिन ये एक परसेप्शन जो बनी हुई है पूरे हरियाणा में या पार्टी के अंदर भी, कि वहां
दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस 55 से 60 सीट ले गई और भाजपा को क्लीन स्वीप हो गया तो उस सूरत में शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। चलिए, वो राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा लिस्ट आई है अनिल आर्य, इस पर क्या आप देख रहे हो? जितनी कांग्रेस की आई है या जो अभी भाजपा की, तो अब बस 3 ही सीटें हैं जो बची हुई हैं, ऐसे में क्या कहीं आपको दबाव दिख रहा है दोनों की जो लिस्ट आई है? देखिए, दबाव तो है। आप अगर कांग्रेस लिस्ट को जारी नहीं कर रही है, वो एक दबाव उसके बहुत बड़े वजह है कि कांग्रेस जारी नहीं कर पा रही है। शैलजा को जो अभी सीट मिली है, 3 या 4 सीट, जो 41 सीट थी उसमें आई थी, और सुरजेवाला और शैलजा दोनों चाह रहे हैं कि उनको टिकट हमको मिल जाए। और ऐसे कांग्रेस बीजेपी में तो कितना का दबाव दिखा है। हमने राव नरवीर सिंह को देखा, राव इंद्रजीत सिंह का भी दबाव उन्होंने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर जो टिकटें दी गई है, ये क्लियर दबाव की राजनीति है। पर मुझे लगता है कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में दबाव की सीटें अलग हैं। जो मैक्सिमम सीटें हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के प्रभाव क्षेत्र की ज्यादा है। उनका दबाव, उनका प्रभाव पूरी सीटों पर वितरण में दिखाई दिया है। यानी कि भाजपा की लिस्ट में भी व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की लिस्ट में भी एक व्यक्ति विशेष गुट का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपका ये कहना है? निश्चित तौर पे वहां भूपेंद्र हुड्डा गुट का मैक्सिमम प्रभाव है और यहाँ मनोहर खट्टर जी का प्रभाव है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे अपने विचार रखने का। अभी खबरें राजनीतिक गलियारों से, सूत्रों से ये आ रही हैं कि कांग्रेस भी जल्द अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। और आपको ये भी बता दें कि पवन सैनी जो पहले लाडवा से विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमारे ही चैनल पर, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये अनाउंस हो गया था कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने हमारे ही कार्यक्रम में ऑन एयर ये कहा था कि अगर वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे भी नारायणगढ़ से चुनाव लड़ाया जाए। ये 2 बार उन्होंने कहा था। और आज जो लिस्ट आई है उसमें नारायणगढ़ से पवन सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि अपने दिल का गुबार पवन सैनी ने उस वक्त निकाला था। फिलहाल ये बात तो सिर्फ पवन सैनी की नहीं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई मंत्री हैं जिनका टिकट कट गया है और उनका गुबार भी जो दबा हुआ है। लेकिन राजनीति की ये जो उठापटक है, ये आगे आने वाली राजनीति की किस तरह से पटकथा लिखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।